हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो है वो अब कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसी के प्रिपरेशन के सीक्वेंस में हम सॉल्व कर रहे हैं इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पर सबसे पहले 2021 में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के पेपर में, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस हम 2 वीडियोज़ में इसके कुछ पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करते हैं कुछ और आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो पूछा गया था सुपर कंडक्टर से। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमसे जो रिलेशन पूछा गया था वो ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसे बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिटिकल फील्ड यानी कि एचसी के बीच में। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन था वो गिवन था ऑप्शन डी में। इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था एटॉमिक फिजिक्स से, जिसमें हमें यहाँ पर एक बामर फार्मूला ये गिवन था, और हमसे पूछा गया था कि अलाउड ट्रांजिशन फॉर एच बीटा। देखिए, जब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज बेसिकली स्टार्ट होती है n इज इक्वल टू 1 से। इसके बाद स्टार्ट होता है बामर सीरीज। बामर सीरीज स्टार्ट होती है यहाँ n इज इक्वल टू 2 से। तो बामर सीरीज के जो डिफरेंट सीरीज होती हैं, डिफरेंट लाइन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है उसको बोलते हैं एच अल्फा, जो सेकंड लाइन होती है उसको बोलते हैं एच बीटा, एंड देन एच गामा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 पर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, एच अल्फा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 पर जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एच बीटा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 5 पर जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एच गामा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था एच बीटा के बारे में, तो वो ऑप्शन जिसमें n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4 गिवन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ये जो गिवन है वो ऑप्शन सी में। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है ईएमटी से बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट वेक्टर पी। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। ये रो बी नहीं होता है, ये होता है सिग्मा जी बी, जिसको बोलते हैं सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए जो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन था वो था रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट वेक्टर पी, यानी कि जहाँ पर वेक्टर पी क्या है हमारा, पोलराइजेशन वेक्टर। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग वो क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर हमसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू डीवेज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर डीवेज थ्योरी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन नहीं फिक्स्ड है, बट डायमेंशन नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3D लेकर के चलेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टी क्यूब। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें गिवन है कि हमें एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है 2 3 x y, और हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है तब जब इसकी आइगन वैल्यूज 4 और 8 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस लेमडा 3 x y माइनस लेमडा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके इक्वल टू 0 करेंगे, देन हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, ठीक है, माइनस 3x माइनस वाई ब्रैकेट में लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें दो आइगन वैल्यूज गिवन है। क्या क्या गिवन है, 4 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 4 रखेंगे, एक बार 8 रखेंगे, तो हमें x और y में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। जब हम 4 रखेंगे देन हमें जो इक्वेशन मिलेगा
वो मिल जाएगा हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3x माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एंड जब हम इसमें 8 पुट करेंगे देन हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 48। अब हम इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे देन हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी कितनी -4, और y की जो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमें 10। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो a अपॉन एस स्क्वायर यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा था दो रेजिस्टेंस दे करके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म्स में वो होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक, तो यहाँ पर दो केसेस दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को दोनों केस के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस T1 माइनस T0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम बात करें R2 इज इक्वल टू देन ये हो जाएगा हमारे पास R0 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T0। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम R2 माइनस R1 करें देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा R0 ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 माइनस R1 यदि हम करते हैं देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर R नॉट अल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, ये मिल जाएगा। देन यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमें अल्फा का एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड हो जा रहा है, वो हो जा रहा है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R नॉट ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर यदि हम प्रैक्टिकल कंडीशन लेकर के चले तो वहाँ पर आर नॉट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू R1 इसको लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का जो न्यू एक्सप्रेशन बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब ये फार्मूला क्लियर है। तो अब हम इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे देन हमें जो आंसर मिल करके आएगा वो आएगा करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि 0.01 होता ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट बॉडी इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि जो T2 है वो बेसिकली किस तरीके से हो जा रहा है 2 टाइम्स T1। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया विल बी। तो हमें पता है कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली पूछा गया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ठीक है, तो वहां पर हमें पता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो होता है उसमें हमें पता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक है, ये होता है जहाँ पर स्टीफन ने इसको एक्सपेरिमेंटली दिया था और देन बोल्ट्जमैन ने इसको थ्योरेटिकली वेरीफाई किया था। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 4। P इसलिए लिखना हो बिकॉज इट इज मतलब यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास क्या है यहाँ पर पावर। ठीक है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टी टू द पावर 4। तो पर यूनिट एरिया दे दिया गया है तो यहाँ पर एरिया को 1 ले लेंगे या यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो P मतलब बेसिकली जो हमें डील करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। इस इक्वेशन से डील करना है। तो अब चूंकि ये ट्वाइस हो जा रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 टू द पावर 4 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 टू द पावर 4, जिसको हम लिखेंगे P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब T2 की जगह यदि हम 2T1 रखेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 16 टाइम्स T1 टू द पावर 4। यानी कि पावर कितना इंक्रीज हो जा रहा है P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 और T टू द पावर 4 का मतलब है P1। यानी कि पावर जो है वो 16 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े, देन यहाँ पर हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये कंडीशन भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यदि हम पोल कैलकुलेट करेंगे तो z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन हमें यहाँ पर इसका पोल मिल जाएगा -2। बट हमें यहाँ पर जो ये सर्किल गिवन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसकी रेडियस है 1। ठीक है, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, तो इसकी रेडियस है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये -1, ये 1 हो जाएगा, ये -1। तो इस सर्किल के अंदर ये -2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉची का जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन हो गए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।